हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों सब लोग। अभी अपन जो पढ़ रहे थे, अपन लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिफरेंट टाइप हम लोगों ने देख लिए, किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ डेफिनेशन देखी बच्चों। उसके बाद हम लोग आए थे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पे और बाद में हम लोग चले थे थ्योरीज पे। थ्योरीज में बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले थ्योरी पढ़ी थी किसके बारे में, वर्नर की थ्योरी। वर्नर की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बात कर रहे थे कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पाई जाती है। दो टाइप की वैलेंसी होती है किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद हम लोग आगे पढ़े थे किसके बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वीबीटी पढ़ा था हम लोगों ने। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग समझ चुके थे कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसकी दो वैलेंसीज होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और वही हमने अच्छे से डिस्कस किया था बच्चों की प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, आयन से रिलेटेड, और उसको फुलफिल हमेशा कौन करेगा, नेगेटिव आयन करेगा, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल से होता है। बात समझ में आ गई। तो सेकेंडरी वैलेंसी किससे रिलेटेड थी, आप बताओ मुझे। जो हम पिछला पढ़ा था हमने, कुछ रिवाइज करे क्वेश्चंस। जब अगर हम कह रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी किससे रिलेटेड थी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल से, तो सेकेंडरी वैलेंसी किससे रिलेटेड थी, सेकेंडरी वैलेंसी किसको फुलफिल कर रही थी या किससे रिलेटेड थी, लिगेंड से रिलेटेड थी। और उसके थ्रू अपन क्या करते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन को फुलफिल करते थे। बात समझ में आ गई। प्राइमरी वैलेंसी को कौन फुलफिल करता था, नेगेटिव आयंस। तो सेकेंडरी वैलेंसी को कौन करते थे, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल लिगेंड, कोई भी कर सकता था उसको। बात समझ में आ गई थी। ठीक है, ये अपन समझ चुके थे पहले। बच्चों वीबीटी जो पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में, उसके अंदर हमने सिंपल बताया था जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है। वीबीटी का मतलब क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी बच्चों। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या कहा था कि यहाँ पे जैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है दूसरे ऑर्बिटल्स में, सेम उसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। पर यहाँ पे हमने एक चीज बात करी थी कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं बच्चों वो चीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वीबीटी, इसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो अभी हम आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और उसको एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं हम। ठीक है, वीबीटी जो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने क्या बात करी थी कि डी ऑर्बिटल काम में आता है। सीधी सी बात है, अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे कि एस और पी का मिल के क्या बन जाता है, sp बन जाता है। sp2 मिलता है तो फिर अपना हाइब्रिडाइजेशन sp2, एक s का और p के 3 आ जाते हैं तो अपना हो जाता है sp3, एक s का 3 p के ऑर्बिटल और d का भी आ जाए तो sp3d। बात समझ में आ गई। और क्या हो सकता है, sp3d या फिर dsp3, ये भी हो सकता था। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे बच्चों यहाँ पे कि d ऑर्बिटल जो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो आगे वाले ले लो या पीछे वाले ले लो। बात समझ गए। या तो क्या होना चाहिए, जैसे ये लिखा मैंने 3d, 4s, 4p एंड 4t। ठीक है, अब अपन क्या कहते हैं बच्चों, डी वाले जो दो ऑप्शन है, दो हैं आपके पास। डी ऑर्बिटल अगर आप लेते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप कौन सा वाला डी ऑर्बिटल काम में लोगे। बात समझ में आई। ठीक है, डी हम 3d भी ले सकते हैं, हम 4d भी ले सकते हैं। बात समझ गए। तो हमने कहा था कि दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं इसी के बेसिस पे। जब हम वीबीटी पढ़ रहे थे बच्चों तो हम लोगों ने दो टाइप के कॉम्प्लेक्स की बात करी थी, एक इनर एक आउटर। इनर का मतलब क्या होता है, जब आप n-1d काम में लेते हो बच्चों, n-1d, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका n मतलब जिसमें बाकी दूसरे भी आ रहे हैं, 4s और 4p भी आते हैं, s और pp आएंगे d के साथ, क्योंकि sp3d मतलब हमारे पास लिगेंड ज्यादा है तो हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा होगा बच्चों। बात समझ गए। ठीक है, हम कहते हैं एक मेटल जब 6 लिगेंड से आपस में जुड़ता है, हमने बताई थी ये चीज, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन 6 नंबर का भी हो सकता है। कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स हमने एग्जांपल देखा था बच्चों। ठीक है, 6 लिगेंड आपस में जुड़ रहे हैं, 6 का मतलब क्या हुआ, 6 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, d2sp3, एक s का 3 p के और 2 d के, टोटल 6 बनेंगे। तो क्या हो सकता है, d2sp3 या फिर sp3d2, जब क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। बात समझ गए, इतनी बात। फिर अपन ने कहा कि डी ऑर्बिटल आपको 3 वाला लोगे या 4 वाला लोगे, तो हमने कहा कि दो तरह से ले सकते हैं, 3d भी हो सकता है, 4d भी हो सकता है। ये हमने वीबीटी के अंदर पढ़ा था बच्चों, वही रिपीट कर रहे हैं वापस से। ठीक है, 3d की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि 3d अगर आप लेते हो पुराना वाला तो इसका मतलब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1d। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपन जब 4th सीरीज की बात कर रहे हैं, हम 4th वाले शेल में चल रहे हैं, लेकिन आप कौन सा ले रहे हो, d, आपको लेना तो 4d चाहिए, लेकिन आप पुराना वाला ले पा रहे हो, पुराना ले रहे हो मतलब n-1 मतलब 4-1, तो कितना हो जाएगा, ये 3d आ जाएगा। तो ये कौन सा मतलब क्या हो गया, ऑर्बिटल कौन सा हुआ, इनर। आउटर वाले के लिए जब हम बात करते तो हम कहते हैं एंटी, सीधा ले लो। n मतलब वही जो आपकी सीरीज चल रही है, 4 चल रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4d। इसमें 3d लोगे उसमें 4d लोगे, फॉर्मूले से समझ में आ गया। फिर हमने कहा इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, इनर ऑर्बिटल जो कि अंदर की तरफ है, आउटर जो बाहर की तरफ है। अब सीधी सी बात है, जब 3d की बात कर रहे हो तो 3d ये रहा, उसके ऊपर क्या होगा 4s, फिर आएगा 4p,
फिर आएगा 4D। तो देख के पता चल रहा है D 3D अंदर है तो इसको इनर बोल दिया, 4D बाहर है तो उसको आउटर बोल दिया। ये हमने VBT के अंदर पढ़ा था बच्चों, ठीक है। अब अपन बात करें यहाँ पे इनर ऑर्बिटल है तो इसका कॉम्प्लेक्स भी क्या बोलोगे आप उसको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नाम जो दोगे बच्चों को क्या दोगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऑर्बिटल जो D ऑर्बिटल है आपका अंदर है, नाम उसका इनर हो गया, ठीक है। इस वाले में आउटर ऑर्बिटल बाहर वाला काम में ले रहे हैं तो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बात समझ गए, क्लियर है, पॉइंट क्लियर है बच्चों। अब 3D और 4D वाला कब काम में लेते हैं वो चीज देख लो। इनर ऑर्बिटल जब हम बात करते हैं बच्चों 3D वाला हम काम में लेते हैं तो 3D वाला काम में कब लेते हैं, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, बात समझे। और आउटर वाला कब काम में लेते हो, जब आपके पास वीक लिगेंड होगा। इसको समझ लो एक बार फिर से, मैं बता रही हूँ ये जो अपना कॉन्सेप्ट है वो हम क्या पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन अभी अपन फिर से रिपीट करें ताकि हमको फिर से समझ में आ जाए। बच्चों ध्यान से समझ लेना, वापस से बता देती हूँ ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अपन ने बात कर ली 3D अंदर का है 4D बाहर का है, इतना समझ में आ गया। अब अपन कह रहे हैं कि भैया ये 3D है, ठीक है, ये 3D है, ये 4S है, ये है आपका 4P और फिर आएगा आपका 4D, ठीक है। इसको और बड़ा कर लेते हैं, ये देखो ये बन गए 1 2 3 4 5, इधर भी क्लियर है। अब अपन ने क्या बोला बच्चों, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब आपके पास क्या हो रहा है, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होता है, ये चीज ध्यान देना। जैसे हम लोग बात कर रहे थे उस दिन कोबाल्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। कोबाल्ट का कंपाउंड हम लोगों ने देखा था बच्चों। कोबाल्ट का अगर बात करें अपन एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, ठीक है। कोबाल्ट जब कंपाउंड फॉर्म करता है तो इसका क्या हो जाता है +3 अगर अपन बात करें तो क्या हुआ, चार्ज हुआ इसके ऊपर। CuNH3 का अपन ले लेते हैं कोबाल्ट नाइट्रेट, ध्यान है +3 चार्ज आ जाएगा कॉम्प्लेक्स पे। +3 कहाँ से आया, मेटल का ही चार्ज आएगा क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। ये अपन पहले भी कंपाउंड देख चुके, बात समझ गए। अब यहाँ पे बच्चों बात क्या कर रहे हैं अपन, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 27, ठीक है। अपन को पता है +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा 24। कोबाल्ट का कितना होता है 27 होता है, ठीक है, 27 है इसका, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी 27 मतलब कितने हो गए, अब इससे 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कहां से दिए वो देख लो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, S में 2, यही होता है। क्या होगा इसका, अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो क्या निकलता है, कोबाल्ट 27 का 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या आ जाएगा 3D। पहले तो क्या होता है बच्चों 3D 7 4s2, हाँ कि नहीं, बात समझ गए। अपन ने बच्चों क्या चीज बोली है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा एटॉमिक नंबर क्या होगा 27, है ना, एटॉमिक नंबर है बच्चों ये, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बात करनी है आपको, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बच्चों, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 बता दिया हमने। अब अपन कह रहे हैं कि +3 चार्ज है इसके ऊपर, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका। 3 इलेक्ट्रॉन कौन से दिए होंगे, अपन को पता है इसके पहले जाते हैं 2। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे 3D 7 4s2, आउटर मोस्ट वाला लिखोगे बच्चों तो ये वाला आएगा, ठीक है, करके देख लेना, कैलकुलेट यही मिलेगा आपको। अब अपन कह रहे हैं कि भाई +3 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। S क्या होता है, छोटा होता है, ऑर्बिटल तो कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। अब 2 इससे चले गए तो 1 किससे जाएगा, D से जाएगा, बचा कुछ D से निकलेगा 1, तो अब कंडीशन ऐसी हो जाएगी, बात समझ में आ गई। 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, यहां से हटा दो कि अब क्या बचा 3D 6, टोटल कितने थे 7 + 2 9, 9 में से 3 दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, बात समझ गए, ठीक है। अब कंडीशन आपके पास ये वाली आ गई बच्चों। अब आपके पास क्या हो सकते हैं, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आपके पास अमोनिया है, लिगेंड है, अमोनिया क्या है, लिगेंड है बच्चों, ठीक है, या फिर आपके पास क्या आ जाता है COF6, ये COF6 कंपाउंड ऐसा जिसमें लिगेंड अपन ने क्या बता दिया, फ्लोरीन बता दिया। अगर आप लिगेंड अमोनिया लेते हो बच्चों तो अमोनिया लिगेंड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, कोशिश करता है कि इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, बोलेगा कि भैया पीछे शिफ्ट हो जाओ, बात समझ में आ गई। 2 चीज समझना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो D ऑर्बिटल जो पहले वाला अपना चल रहा है 3D चल रहा है, उसके इलेक्ट्रॉनों की कोशिश करता है पेयर कर देता है। जब पेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉनों की तो आपके ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं यहाँ पे, तो हाइब्रिडाइजेशन यही हो जाता है। और वीक लिगेंड जो होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर पाता,
तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आगे वाले ऑर्बिटल में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। बात समझे? वीबीटी का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हम जो पिछली क्लासेस में पढ़ा बच्चों, अभी अपन ने लास्ट लेक्चर में यही समझाया था अपन ने वीबीटी के अंदर कि वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन होता है डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स का। बात समझ गए? उसके बाद हम लोगों ने क्या बात करी, कोबाल्ट की हमने एग्जांपल ले लिया। कोबाल्ट के बाद 27 इलेक्ट्रॉन है, 27 में से 3 दे दिए तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया 3d6 और 4s0, जहां पे s के 2 चले गए, d का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। इतनी कंडीशन ठीक है। अब हमारे पास कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, किसमें, d में। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, अमोनिया के 6 लिगेंड से 12 इलेक्ट्रॉन रखने हैं आपको। 6 लिगेंड है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब लोन पेयर देता है, हाँ कि नहीं? एक लिगेंड लोन पेयर देता है ना बच्चों, अमोनिया लिगेंड है। लिगेंड क्या करेगा, लोन पेयर देगा रखने के लिए। कहां रखने देता है, मेटल के डी ऑर्बिटल में, मेटल के ऑर्बिटल में रखने के लिए देता है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके पहले। ठीक है, अब मेटल के ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर रखने के लिए देगा तो उसके लिए मेटल का ऑर्बिटल खाली भी तो होना चाहिए। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब मेटल का ऑर्बिटल खाली कब होगा, जब क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तभी खाली होगा। और क्या, 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये जगह खाली करवाओ या फिर इलेक्ट्रॉनों को इधर अगले वाले डी में भेज दो। रखना तो डी में ही है। बात समझ में आई? अब ये 2 कंडीशन के ऊपर ही इनर और आउटर ऑर्बिटल बनते हैं बच्चों। पॉइंट समझ गए मेरा? ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर अमोनिया आया है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कोशिश ये होती है कि इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर दे और ये जगह खाली करवा दे। बात समझ गए? और वीक वाला क्या करेगा, बोलेगा चलो ये भरा हुआ है तो मैं दूसरे वाले में चला जाता हूं। ठीक है, ये चीज समझ गए? अब ये जो आ रहा है अमोनिया, अमोनिया क्या करेगा बच्चों, अमोनिया आएगा तो कोशिश करेगा कि जो सिंगल बैठे उन सबको पेयर कर दूं ताकि 2 कमरे खाली हो जाएं। बात समझे? तो अब ये क्या होगा बच्चों, शिफ्ट हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ये 2 खाली हो गए। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, D2sp3 रखना है आपको, 6 चाहिए, 6 लिगेंड बिठाने, मतलब अमोनिया के 6 के लिए आपको खाली चाहिए ना कमरे। एक अमोनिया के 2 इलेक्ट्रॉन, एक अमोनिया के 2 इलेक्ट्रॉन, फिर S में एक अमोनिया के 2 इलेक्ट्रॉन, फिर P में अमोनिया के 2 इलेक्ट्रॉन, ये और ये, इतना चाहिए होगा। 12 है ना, एक लोन पेयर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल 6 हो गए। आप समझ में आ गया? ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों? बात समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3, 6 चाहिए आपको। अगर फ्लोरीन आता है तो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन को कोई जरूरत नहीं है, फ्लोरीन सोचता है चल भाई ठीक है रहने दो, जैसे हैं वैसे ही रहने दो। अब फ्लोरीन के केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखते हैं अपन, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो यहाँ से आएगा, ये आएगा sp3d2। यहाँ पर फ्लोरीन यहाँ बैठ जाएगा, इसमें बैठ जाएगा, इसमें बैठेगा, इधर बैठेगा और ये इसके 2 में बैठ जाएगा। बात समझे? हाँ कि नहीं बच्चों? ये समझना, वापस से अपन रिपीट कर रहे हैं। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ चुके थे। वीबीटी हम लोगों को क्या बताता है, हाइब्रिडाइजेशन बताता है। हाइब्रिडाइजेशन किसका, मेटल के ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहे हैं, लिगेंड के ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहे हैं, और हमको क्या मिल रहा है, हाइब्रिड नए ऑर्बिटल मिलते हैं। पुराने ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं और नए वालों का निर्माण करते हैं। जैसे S और P जुड़ के क्या बना देंगे, sp बना देंगे। sp2 में मिलेंगे, S और P के 2 मिलके sp2, sp3, sp3d, ये सब हम लोग जानते हैं पहले से ही। अपन को नई चीज क्या देखनी है बच्चों, d ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, या फिर हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या चीज होती है। 2 टाइप के आपको कॉम्प्लेक्स मिलते हैं बच्चों, इनर और आउटर। इनर का मतलब हुआ कि d आप अंदर वाला ले रहे हो, नाम से ही समझ में आ रहा है, इनर मतलब अंदर, तो d अपन क्या ले रहे हैं, अंदर वाला। आउटर मतलब बाहर वाला, तो अपन d कौन सा ले रहे हैं, बाहर वाला ले रहे हैं। बात समझ में आ गई? 2 तरह के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। इसका 2 तरह का होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन किसके, लिगेंड के। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन या तो 3D में शिफ्ट कर दो या 4D में कर दो। जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन 3D में जाते हैं, मतलब अंदर वाले डी में जाते हैं, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले डी में चले जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं बच्चों, आउटर बनाते हैं। अब लिगेंड कब अंदर रखेगा कब बाहर रखेगा, तो किस पे डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अपन को पता है कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आए तो कमरे खाली करवा सकता है, कोई बिल्डिंग खाली करवानी है, आप क्या भेजते हो, गुंडे को भेजोगे, जाओ कोई बिल्डिंग खाली कराओ, फटाफट लोग खाली कर देंगे। बात समझे? कोई वीक दुबले पतले आदमी को भेजोगे तो क्या बिल्डिंग खाली होगी, नहीं होगी। वो खुद ही बोल देगा दुबला पतला आदमी कि भैया मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आदमियों को नई वाली बिल्डिंग में शिफ्ट कर देता हूँ, पुरानी में रखने की जरूरत ही नहीं है। कौन झगड़ा लेगा, कौन फालतू नाटक करेगा। बात समझे? ठीक है।
तो स्ट्रॉन्ग वाला है, स्ट्रॉन्ग ने क्या बोला कि भाई सिंगल रह रहे हो, डबल डबल हो जाओ, 2 कमरे खाली करो। अमोनिया स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग आया, डरा धमका के 2 कमरे खाली कर दिए, पीछे वाले में हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, ठीक है। नए वाले डी ऑर्बिटल के लिए क्या होना चाहिए, लिगेंड क्या होगा, लिगेंड वीक होगा, जो कमरे खाली नहीं करवा सकता वो बोलेगा मैं नए वाले खाली वालों में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो एफ क्या करेगा, एफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से इधर तक, ये इसने एफ ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लोरीन को 6 ऑर्बिटल मिल गए। लेकिन इसने क्या करा, फ्लोरीन वीक था तो आगे वालों में शिफ्ट किए इलेक्ट्रॉन, अमोनिया स्ट्रॉन्ग था तो उसने पीछे वालों को शिफ्ट करवा दिया। बात समझ में आई? ये बना इनर ऑर्बिटल, ये बनाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? इनर वाला हमको पता है पेयरिंग हो चुकी, पेयरिंग होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अपन कहें कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी, हाँ कि नहीं? पेयरिंग है तो डायमैग्नेटिक, अगर अनपेयर होते तो पैरामैग्नेटिक बनाते। ये डायमैग्नेटिक बनाएंगे क्योंकि पेयरिंग हो चुकी है बच्चों। ये क्या बनाएंगे, पैरामैग्नेटिक बनाएंगे क्योंकि पेयरिंग नहीं है। एफ के केस में क्या होगा, एफ का केस अपन वापस से लेते हैं बच्चों, तो आपको पता है ये अपन पहले बना चुके हैं। ये क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा, एफ के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो चुके हैं, तो इसका मतलब एफ में अपने पास 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी बच्चों, पैरामैग्नेटिक रहेगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले केस में हमने देखा तो कोई भी नहीं था, तो वहां पे हम बता सकते हैं डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज निकल के आती है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप एक बार वीडियो देखना, उसमें पूरा ढंग से समझा रखा है कि व्हाट इज वीबीटी। अभी हमने एक बार रिपीट कर दिया कि भैया इस तरीके से होते हैं, 2 तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इनर और आउटर। इनर वाले में हमने कह दिया कि डी के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पीछे शिफ्ट हो जाते हैं, कमरा खाली कर देते हैं। आउटर वाले के लिए क्या होता है, कमरा खाली नहीं होता, वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, तो वो इधर आ जाते हैं आके। बात समझ गए? वीबीटी समझ में आ गया बच्चों? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अपना और डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। आप लोग अभी वीडियो नहीं आया ना, वीडियो अपलोड होगा तो आप एक बार देख लेना कि वीबीटी का क्या है ना। अच्छे से पॉइंट वाइज समझाया है उसके अंदर, वो भी आए नहीं थे ना उस दिन, इसलिए एक टॉपिक का लॉस हो गया। क्या हो गया था, सब ज्यादा बच्चे छुट्टी पे कैसे चले गए? और इधर तुम दोनों क्या, पर कोशिश करो आने की। आके क्या होता है ना, डाउट ज़्यादा क्लियर होते हैं। एक वो सामने पढ़ते रहते हैं, उसी टाइम पूछ लोगे तुम, समझ में आ जाएगा तो कि मैम ये समझ में आया नहीं, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बच्चों कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप, हमने जैसे ये लिया बच्चों, ये लिया निकेल का है, ठीक है, साइनाइड, निकेल साइनाइड का कॉम्प्लेक्स देखा बच्चों हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे निकेल जो है बच्चों, निकेल की बात करी अपन ने, अगर कॉम्प्लेक्स में माइनस चार्ज है, अपन को पता है साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, माइनस का 4, -1 रहता है। कितना चार्ज होता है साइनाइड पे, -1 × 4 कितना हो जाएगा, -4। और अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो अपन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताओ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ फटाफट, ये आप लोगों को पता है, फॉर्मूला पहले लिखवा चुके। क्या लेते हैं अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन के निकालने के लिए चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -2 और इधर है -4 क्योंकि 4 है लिगेंड, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 -2 कितना आ जाएगा बच्चों, +2। इसका मतलब निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2 आ गई, ठीक है। Na कितना है अपना, +2 है। अब अपने को पता चल गई भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो अपन इसके अकॉर्डिंग इसके ऑर्बिटल बना लेंगे बच्चों। अपन पहले बनाएंगे 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, ये इसके बाद 4s आ जाएगा। निकेल की बात कर रहे हैं हम +2 कंडीशन में। जब आप निकेल का बच्चों एटॉमिक नंबर निकालते हो तो कितना आता है, 28। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है बच्चों। इसका मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एस में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ गए? Na के अंदर हमने +2 की बात करी बच्चों, तो यहाँ पे 28 आ जाएंगे इस तरह से। और आपको मिलेगा कितना है यहाँ पे, ये देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अपन को पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +2। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कौन से देगा, हमको पता है कि अधिकतर इलेक्ट्रॉन कौन से जाते हैं बच्चों, s के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि अगर अपन एनर्जी लेवल की बात करते हैं, आपको पुराने जो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, तो उसमें हम लोग क्या बताते हैं कि s की एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन इजीली देता है, p की एनर्जी थोड़ी ज्यादा
तब वो इलेक्ट्रॉन देगा। और डी की बात करें तो डी सबसे आखिर में देता है, जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो डी इलेक्ट्रॉन देगा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एस का अपन को पता है एस की एनर्जी कम है तो एस पहले इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से उड़ेंगे, एस से जाएंगे बाहर, एस से जाने के बाद अपने पास डी में वैसे क्या वैसे ही रह गए। अब अपन ने क्या बात करी बच्चों, सीएन की, साइनाइड। साइनाइड जो होता है ना बच्चों, वो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की एक टेबल हम लोगों ने देखी है पुराने वाले उसमें वीडियो में, लास्ट वीडियो में बच्चों, वो वहां पे देखना आप, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं या वीक लिगेंड होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ना बच्चों, तो वो भी आप समझ सकते हो कार्बन के जितने भी कंपाउंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आएंगे। अगर हम मोटा मोटा निकाल लें तो हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन के जो कंपाउंड्स होंगे, कार्बन डोनर या कार्बन के कंपाउंड, जैसे सी और एन, कार्बन नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है ये, तो आप जनरली ये बोलोगे कि कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आते हैं। और हेलोजन फैमिली वाले जो आते हैं ना बच्चों, वो वीक लिगेंड होते हैं। अगर हम मोटा मोटा निकाल ले तो हम ऐसे समझ सकते हैं, बात समझ गए। मोस्टली कार्बन के कंपाउंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे और जितने भी किसके कंपाउंड होंगे, लास्ट में आता है हेलोजन। अपन को पता है कि कार्बन से लेकर अगर अपन बात करते हैं ना बच्चों, क्या क्या आते हैं, कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन आपका फ्लोरीन वाला, फ्लोरीन हेलोजन फैमिली है, ठीक है। अपन को पता है जैसे हम यहाँ लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, L2R चलने पर नेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, कार्बन की कम है, इसकी सबसे ज्यादा है फ्लोरीन की। तो आप ये समझ लो जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो लिगेंड जो होता है वो क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये होगा, फिर इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, फिर ये स्ट्रॉन्ग, फिर लास्ट में वीक जो आ जाएगा वो बच्चों कौन हो जाएगा, हाईली नेगेटिव। अगर अपन समझे ना इसको मोटा मोटा अगर हम निकाल लेते हैं इसके बेसिस पे, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कार्बन जो है, कार्बन क्या है बच्चों, आपको पता है क्या होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल रहता है। तो ये जो है जैसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे नेगेटिविटी बढ़ेगी, ऐसे स्ट्रॉन्ग से वीकनेस जो होती है लिगेंड की वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं, यहाँ तक आके वीक हो जाते हैं। ये हमारा एक मोटा हमने निकाल लिया इसके अंदर से छाट के कि भैया अगर आप निकालते हो कि कौन से स्केल पे निकालोगे तो आप ये स्केल ले सकते हो, इससे समझ सकते हो। अब यहाँ पे आपको पता है कार्बन है, कार्बन का मतलब ये कार्बन का कंपाउंड है साइनाइड, तो ये कौन सा लिगेंड होगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। और हम बच्चों क्या पढ़ के आए थे, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है इसका मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ये वाला, इसका मतलब ये यहां जाके यहां आ जाएगा, बात समझ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये डी काम में आ जाएगा। 4 है साइनाइड हमारे पास, एक साइनाइड के 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एक साइनाइड के 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पी भी है हमारे पास 4p, ये होगा 4। क्या बन गया आपका हाइब्रिडाइजेशन, DsP2। आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बच्चों, DsP2, ठीक है। अब आप इसका वो बताओ मुझे, एक तो बच्चों स्पिन की बात करते हैं ना, एक वर्ड अभी जो अपन ने डिस्कस नहीं किया वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। स्पिन जो होता है बच्चों 2 टाइप का हो सकता है, या तो लो या फिर हाई। आप सिर्फ इतना समझो, जो इनर और आउटर ऑर्बिटल की बात करिए, स्पिन क्या होता है, ऑर्बिटल का मूवमेंट, स्पिन ऑर्बिटल, ठीक है। स्पिन किसका बता रहे हैं अपन, ऑर्बिटल का बता रहे हैं कि ऑर्बिटल जो है वो स्पिन कैसे कर रहा है, मूव कैसे कर रहा है, घूम कैसे रहा है, बात समझ गए। अब बच्चों ये चीज ध्यान रखना, जो इनर ऑर्बिटल होगा उसका स्पिन होगा लो, जो आउटर ऑर्बिटल होगा उसका स्पिन होगा हाई। ऐसे समझ लो जो अंदर है वो पूरी तरह खुल के घूम नहीं पा रहा, क्योंकि अंदर बैठा है ना, उसको घूमने के लिए बाहर और भी ऑर्बिटल आ गए, तो वो क्या एक तरह से फ्री नहीं है, तो क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे घूम रहा है। जब अपन बात करते हैं आउटर वाले की, तो आउटर वाला क्या है, फ्री है, उसका स्पिन, उसका घूमना जो होगा, मूवमेंट होगा वो ज्यादा होगा। तो अंदर वाला क्या बताएगा, लो स्पिन, बाहर वाला क्या बताएगा, हाई स्पिन, बात समझ गए बच्चों, ठीक है। तो 3D वाला जो अपन कह रहे थे, अंदर वाला डी आएगा तो वो क्या बताएगा, लो स्पिन। बाहर वाला जो है 4D वाला जो काम में देते हो आप, ये और भी चेंज हो सकते हैं बच्चों, यहाँ पे अपन समझ रहे हैं बस कि लो स्पिन मतलब अंदर वाला ऑर्बिटल लो स्पिन बताएगा, आउटर वाला जो है वो क्या बताएगा, हाई स्पिन बताएगा, क्योंकि फ्री है, वो आराम से घूम सकता है। अंदर वाले के ऊपर बर्डन है, क्योंकि और भी ज्यादा क्या है, और भी शेल आ रखी है, तो उसको घूमने में दिक्कत आएगी। इतना समझ गए अपन, ठीक है। तो अब अपन को क्या बताना बच्चों, यहाँ पे आपको दे दिया NiCN4। अब आपको क्या बताना था, ये कंपाउंड का, निकल साइनाइड का, आपको क्या देखना था कि ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। जब हमने स्ट्रक्चर बना के देखा तो हमें पता चला स्ट्रॉन्ग था, तो इसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए। इसका मतलब ये क्या बना रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। पहली बात निकल के क्या आई कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो ये हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने IOC, है ना, ये अपन को समझने के लिए लिखा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना दिया। सेकंड चीज हमको देखना था, स्पिन कैसा है इसमें, कौन सा स्पिन होगा अब इसमें, लो स्पिन होगा।
तीसरी चीज आपको बतानी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकल के आएगी बच्चों इसकी? डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, सीधा से दिख रहा है, कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो अपन क्या बोलेंगे इसको? डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो एक कंपाउंड से आप ये चीजें निकाल सकते हो। कैसे निकलेंगी? अब मैं आपको एग्जांपल देती हूं, आप लोग कैलकुलेट करके बताओ मुझे। ठीक है, आप खुद बना के बताओगे मुझे कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा वाला बनेगा। निकेल कार्बोनेट NiCO4, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। CO क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसका मतलब कोई भी चार्ज नहीं होगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी उसकी? मेटल की 0। NiCO4 की बात करिए बच्चों, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है मैं बताती हूँ आपको। Ni का अपन ने कितना बताया? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है बच्चों, इसका मतलब क्या रहेगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन निकालते हैं तो कैसे रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए। डी में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आउटर मोस्ट में। उसके बाद अपन जाते हैं एस में। एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s 3d 4s एंड 4p। बात समझ गए? ठीक है, अब यहां देखना बच्चों क्या चीज होगी। कार्बोनेट है, CO कार्बन है, इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, सीधी बात। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वो ध्यान देना है बच्चों। S वाले होंगे D में। बात समझे? कैसे होगा शिफ्टिंग वो देखो, ये यहां चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में ये गया, ये हो गया खाली। अब S भी तो चाहिए हमें, हाइब्रिडाइजेशन के लिए S भी चाहिए, तो क्या होगा बच्चों? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है लेकिन d ऑर्बिटल फिल हो जाता है, क्योंकि 28 है, +2 अगर होता है इस पे चार्ज तो S बाहर चला जाता है, S ऑटोमेटिक खाली हो जाता। लेकिन ऐसा लिगेंड भी तो अपन देखते हैं जिसमें न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की क्या हो जाती है बच्चों? 0 हो जाती है। अब समझे मेरी बात कैसे हुआ? यहाँ पे अपने को बताया था, अपन ने निकेल के पास 28 थे, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पे चला गया, अब ये ऑर्बिटल खाली हुआ। अब इस ऑर्बिटल में क्या हुआ? S के इलेक्ट्रॉन जाएंगे पहले, क्योंकि S के बाहर निकलते हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा? ये फुलफिल होने की कोशिश करेगा, ये हो गया अपना फुल, S के इलेक्ट्रॉन चले गए। अब आपके पास कौन कौन से अवेलेबल रहे बच्चों? ये खाली हो चुका। अब को ये कार्बोनियम आयन बोल सकते हैं अपन, ठीक है, CO कार्बोनिल आयन बोलते हैं। कार्बोनिल आयन को अपने अपने इलेक्ट्रॉन रखने, लोन पेयर रखने। लोन पेयर कहाँ रखेंगे? S में, P में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा बच्चों इसका? sp3। हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि D काम में ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि S खाली करना पड़ेगा तो हमें S के इलेक्ट्रॉनों को D में शिफ्ट करना पड़ेगा बच्चों। नेचर चेंज होगा ना, डायमैग्नेटिक हो जाएगा ये। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बच्चों बात करोगे तो डायमैग्नेटिक होगा। और स्पिन जो होगा इसका, स्पिन इसका d ऑर्बिटल काम में नहीं आ रहा, तो अपन इसका स्पिन चेक करेंगे कि क्या रहता है, ठीक है। स्पिन का कैलकुलेशन मैं बताऊंगी। अभी तो स्पिन अपन ने किसके बेसिस पे देखा, तो अभी हम इसमें स्पिन नहीं निकाल रहे। क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि d ऑर्बिटल के बेसिस पे देखा है हमने। लो स्पिन और हाई स्पिन कब समझा था आप लोगों ने कि कौन से ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं? डी वाले आ रहे हैं कि इनर डी आ रहा है कि आउटर डी आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, अपन बात करते हैं, है ना। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा? स्पिन को अपन एक बार समझते हैं, ठीक है। आप खुद सोच के देखो, हमने क्या बोला था कि अगर अंदर वाला डी होगा तो इनर ऑर्बिटल बनेगा, तो स्पिन लो हो जाएगा, क्योंकि अंदर है ना, घूमने में दिक्कत आएगी। डी बाहर वाला लेते हो तो इसका मतलब इसका स्पिन कैसा हो जाता है? हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है? क्योंकि बाहर वाला काम में ले रहे हो आप। अब आप मुझे दिमाग लगा के बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ हमने S और P में रखे हैं तो इसका स्पिन क्या होना चाहिए? लो ही होगा, क्योंकि हम D में ही भरा हुआ है, और 4 तो है ही, तो 4 तो है ही नहीं बिल्कुल। स्पिन हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लिगेंड के लोन पेयर की वजह से। अब बताओ, लेकिन तो लोन पेयर तो 4s सोचो, कोई बात नहीं, डाउट होगा उसमें तो हम लोग क्लियर करेंगे ना क्या होता है डाउट, ठीक है। अब समझो एक बार बच्चों, ध्यान से सुनना। अभी अपन ने क्या चीज देखी थी? लो स्पिन का मतलब इनर ऑर्बिटल्स, ठीक है। स्पिन अपन ने कहा घूमना,
है ना। स्पिन को ढंग से समझो। स्पिन का मतलब क्या हुआ था, घूमना, ठीक है। आप क्या करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल पुराने वाले वीडियो में बताया था, आज वाले में भी डिस्कस करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, एक बच्चा तो क्या रहता है, घर पे रहता है पेरेंट्स के साथ, एक बच्चा रहता है पीजी में, 12th कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, कोटा चला गया, कोटा जाते हैं, जयपुर जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, मोस्टली कोटा फेमस है इसके लिए, तो अपन कोटा का नाम ले रहे हैं कि वहाँ बच्चा चला गया 11th 12th पढ़ रहा है। अब वहाँ पेरेंट्स का बर्डन तो है नहीं, पीजी लेके रह रहा होगा, हॉस्टल कम रहते हैं, पीजी ज्यादा होते हैं आजकल, बच्चे पीजी में रहते हैं। अब सीधी सी बात है, एक बच्चा अपने घर पे पेरेंट्स के साथ रह रहा है, एक बच्चा बाहर पीजी में रह रहा है, आजाद कौन है, पीजी वाला। आराम से आओ जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, कौन रोकने टोकने वाला है, कोई बर्डन नहीं है ऊपर, कोई प्रेशर नहीं है ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर जो बच्चा घर पे रहता है उसके ऊपर किस किस का प्रेशर है, उसके ऊपर मम्मी पापा का प्रेशर, मम्मी का, पापा का, बड़े भाई बहनों का, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो उनका भी, कि भाई जल्दी नहीं जाना, बाहर घूमना नहीं, घर में आना है, टाइम पे आना है, ऐसे करना है। बाहर जो हॉस्टल में रह रहा है बच्चा या पीजी में रह रहा है, उसको कौन रोकेगा टोकेगा, बात समझे। तो स्पिन भी कुछ इसी प्रकार है। स्पिन के अंदर क्या हो रहा है, अपन दो चीजों पे देखते हैं, इनर ऑर्बिटल है वो बंधा हुआ है, ये इसकी मम्मी, ये इसके पापा, ये इसके ग्रैंड पेरेंट्स, सबने उसको घेर रखा है, तो कोई बाहर जाने नहीं देता, बेचारा घूम ही नहीं पाता ज्यादा, स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से वापस घर, मूवमेंट उसका है ही नहीं। लेकिन जो पीजी में रह रहा है वो तो दोस्तों के साथ बाहर भी जा सकता है, चल भाई आज खाने निकल लिए बाहर, घूमने फिरने चले गए। कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों। तो स्पिन अपन ने कहा लो कब होगा, कम क्यों घूमेगा, क्योंकि बंधा हुआ है, बाहर से कवर है, बाहर से एस भी आ गया, पी भी आ गया, डी भी आ गया, तो एक तरह से क्या हो गया, बंध सा गया। तो जो चीज बंध गई है उसको मूवमेंट उसका मुश्किल हो जाएगा, स्पिन उसका लो हो जाएगा। अब आउटर जो है, बाहर वाले जो है, बाहर वाले फ्री हैं, फ्री मतलब उनको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, तो वो आराम से अपनी मर्जी से घूम सकता है, तेज भी घूम सकता है। हाई मतलब क्या हुआ, तेज घूम रहा है, आराम से जल्दी जल्दी घूम रहा है। अपन कहते हैं जो बच्चा घर में रहता है वो क्या होता होगा, वीक में एक बार बाहर जाता होगा, बाहर खाना खाने, ये करने, फैमिली के साथ चले गए, बाहर चले गए, तब भी क्या होगा, वीक में एक बार, भाई संडे फ्री हो चले जाओ। हॉस्टल में रह रहा बच्चा रोज ही बाहर घूमता है, उसका स्पिन क्या है, ज्यादा। घर में रहने वाले का स्पिन क्या है, कम। तो घर में रह रहा है वो अंदर वाला हो गया, बाहर जो है वो हॉस्टल वाला हो गया बच्चा, समझ गए बात। अब आप खुद यहाँ पे दिमाग लगाओ कि जो अपन कह रहे हैं कि भैया लिगेंड के लोन पेयर आए हैं, लिगेंड के लोन पेयर कहाँ पे आए हैं, एस और पी में। तो क्या एस और पी बाहर है कि अंदर है, क्योंकि डी तो है ही नहीं ना। जब डी है ही नहीं तो फिर बाहर वाले कौन से हो गए, एस और पी वाले। डी तो काम में नहीं आया, डी कब काम में आता है, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, मेरी बात समझे। अभी जो बच्चों चल रहा है ये 3D वाला जो सीरीज है, निकिल वाली सीरीज, उसके लिए आउटर मोस्ट इसका एस तो साथ में रहता है, एस के साथ पी भी खाली होता है। डी कब, डी आएगा, डी खाली पड़ा है, लेकिन डी को कब कैलकुलेट करोगे, जब उसमें कुछ रखोगे तब, बात समझे। जब तक डी में कुछ रखा ही नहीं है, इसका मतलब एस और पी इसके आउटर हो गए, एस और पी आउटर हो गए, मतलब ये आजाद हैं, इनके ऊपर कोई तीसरा नहीं है, तो इसका स्पिन कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अभी तक बच्चों हम पढ़ते आ रहे थे कि जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसका स्पिन लो हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अंदर का डी काम में आता है। इस वाले केस में कुछ चेंज हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया आपका, और आपका क्या हुआ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो अपन क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो हो गए, लेकिन शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ बच्चों, स्पिन आपका हाई आया। क्यों आया, क्योंकि 3D के अंदर आपने लिगेंड के इलेक्ट्रॉन रखे ही नहीं। जो अंदर वाला आपका डी था उसमें आपने लिगेंड के इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं पाए, क्योंकि वो पहले ही फुलफिल हो गया। अपने लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आए अपने बाहर वाले ऑर्बिटल्स में, इसलिए अपन ने क्या बताया बच्चों इसको, कि ये क्या हुआ, ये वो ऑर्बिटल हुआ जो कि क्या बताएगा, हाई स्पिन बताएगा। बात समझ गए। लो नहीं बनेगा, इसका स्पिन कैसा होगा, हाई स्पिन हो जाएगा। लेकिन अपन इसको इनर या आउटर ऑर्बिटल नहीं बोल सकते, क्योंकि डी ऑर्बिटल काम में आया ही नहीं है। बात समझे। इनर और आउटर ऑर्बिटल अपन ने क्या बताया था बच्चों, सिर्फ डी के बेसिस पे बताया था कि इनर ऑर्बिटल मतलब अंदर वाला डी, आउटर ऑर्बिटल मतलब बाहर वाला डी। ना तो इसको इनर बोलोगे ना तो इसको आउटर बोलोगे, क्योंकि डी काम में ही नहीं आया। आप इसको सिर्फ बोलोगे ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका स्पिन हाई है, और स्ट्रक्चर जो बनाता है वो स्ट्रक्चर बता देंगे अपन। और ये चीज भी ध्यान रखनी है कि इसमें क्या आया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया है। लिगेंड जो आया आपका क्या था, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, फिर भी आपका स्पिन हाई आया। ऐसे एक्सेप्शन भी हो सकते हैं जिसमें डी काम में नहीं आया, इस चक्कर में इसका स्पिन क्या हो गया बच्चों, हाई हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो, ये पॉइंट क्लियर है, ये डिफरेंट है बाकी सबसे, ठीक है। और देख लेते हैं अपन, एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो वीबीटी हमारे लिए क्या होगा बच्चों, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, इसका मतलब डी में सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, फुलफिल हैं।
अगर कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज आया है, इसका मतलब अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज आया मतलब वो चार्ज किसकी वजह से आया, मेटल की वजह से, ठीक है। तो मेटल पे चार्ज कितना है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके। अब किसके निकले होंगे इलेक्ट्रॉन, ये बताओ मुझे, एस के 2 इलेक्ट्रॉन निकले बाहर, इसका मतलब डी आपका भरा हुआ है। क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका, 3D जब आप बनाओगे इसका स्ट्रक्चर, तो डी में तो हैं आपके सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए बच्चों, 3D। अब आपके पास क्या खाली मिला है, 4s, क्योंकि एस से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। आपके पास क्या बचा हुआ है, 4p। अब आपके पास अमोनिया कितने हैं, 4, तो डी की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि टेट्राहेड्रल बनेगा। अपन या कह सकते हैं स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा जब मेटल के पास कितने लिगेंड है बच्चों, 4। ऐसे ही तो बनाता है स्ट्रक्चर, या तो ये बनेगा या फिर अपन क्या बता देते हैं, टेट्राहेड्रल बनता है स्ट्रक्चर ये, या तो ये बनेगा, दोनों में से कोई भी बन सकता है। वो कब बनता है वो अपन स्ट्रक्चर और देखेंगे, इसका ज्योमेट्री के अंदर देखेंगे ये स्ट्रक्चर कब और कैसे बनते हैं, ठीक है। इसको और अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं बच्चों इसकी, एस के चले गए, इसका मतलब अमोनिया के लिगेंड कहाँ जाएंगे, लिगेंड के लोन पेयर कहाँ जाएंगे, इनमें। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा बच्चों, अब यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है लेकिन शिफ्ट कहाँ होते, क्योंकि जगह ही नहीं है, 2 तो जा चुके, अब कहाँ शिफ्टिंग होगी, वो तो ऐसा कैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में भी, ठीक है, आपका जो कंपाउंड बना वो कॉम्प्लेक्स कैसा बना है, डायमैग्नेटिक नेचर का बना, पहली बात। दूसरी बात, स्पिन इसका कैसा आएगा, हाई स्पिन आएगा, क्योंकि आउटर वाले जो ऑर्बिटल आप काम में ले रहे हो तो हाई स्पिन निकल गया, बात समझ गए, ठीक है। ये कंपाउंड आपका पहले वाले जैसे ही आ गया एग्जाम्पल। अब कुछ क्वेश्चन देती हूँ मैं, क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग मुझे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों को नोट करना है इसमें, ठीक है, आप नोट करो क्वेश्चन। एक पैरामैग्नेटिक नेचर निकालने का पता है आप लोगों को, जब अपन बात करते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर निकालते हैं तो अपन BM में निकालते हैं, बार मैग्नेटोन यूनिट होती है बच्चों। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालते हो आप लोग, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। आप ये कह सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी उसको अपन किसकी टर्म में निकालते हैं, BM की टर्म में निकालते हैं। बार मैग्नेटोन यूनिट होती है बच्चों, जिसमें आप कहोगे ना भाई पैरामैग्नेटिक नेचर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इससे अपन क्या निकालते हैं बच्चों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालते हैं हम लोग, कितने इलेक्ट्रॉनों की वजह से है। अगर आप एक ही निकालते हो बच्चों तो एक का आता है कितना, वैल्यू निकल के आता है, ये मैं बता देती हूँ आपको, 1.73, ठीक है। पहले समझ लेते हैं इसको ताकि हम क्वेश्चन क्लियर कर सकें। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.73 होती है बार मैग्नेटोन यूनिट। 2 के लिए कितनी हो जाती है बच्चों, 2 के लिए वैल्यू निकल के आता है आपका 2.83, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 के लिए निकल के आता है आपका इतना 3.87 समथिंग, 4 के लिए निकल के आता है 4.90, 5 के लिए आ जाता है 5.92 समथिंग। ये जो वैल्यूज होती है ना, ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू इतना समझ सकते हो आप कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 पॉइंट समथिंग, एक के लिए 1 पॉइंट, 2 के लिए 2 पॉइंट समथिंग, 3 के लिए 3 पॉइंट समथिंग, तो साफ दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इतनी, 2 के लिए इतनी, 3 के लिए इतनी, हमको देख के समझ में आ जाएगा वैल्यू रिलेट कर रही है। 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग होगा, 6 है तो 6 पॉइंट समथिंग होगा, बात समझ गए बच्चों। यहाँ पे अपन ने बता दिया बार मैग्नेटोन क्या होता है, यूनिट होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताते हो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालते हो तो उसके लिए आप ये यूनिट यूज में लेते हो। अब आप मुझे बताओ, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है, ये चीज मैंने आपको समझा दी, अब आप क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओगे, ठीक है। आपके पास एक क्या है बच्चों, मेटल है, ठीक है, सेंट्रल मेटल जिसका कॉन्फ़िगरेशन है D7, सेंट्रल मेटल आपके पास है जिसका कॉन्फ़िगरेशन D7 है, तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी। ऑप्शन मैंने आपको इनमें बता दिए 1 2 3 4, आप ऑप्शन ए ही ले सकते हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, कैलकुलेट करो, ऑप्शन डी। सेंट्रल मेटल आयन है, लिगेंड है बच्चों, लिगेंड में सेंट्रल मेटल आयन आपके पास है ऐसा जिसका कॉन्फ़िगरेशन है D7, आपको बताना है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी।
आपको इसके लिए बच्चों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डी ऑर्बिटल का डायग्राम बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रख के देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी आएगी, सी होगा। कैसे हुआ बच्चों, देखना यहाँ पे आंसर सी निकलेगा इसका 3। कैसे निकला वो आप ध्यान दो। हम लोगों ने क्या बात करी थी भैया, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के नंबर हैं जो यहाँ पे लिखा, अपन ने क्या लिखा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो अनपेयर्ड ही बताएगा, पेयर होते ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैंसिल आउट क्यों होती है वो हम देख चुके। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर लिखे बच्चों, और ये बता दिया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बाहर मैग्नेटॉन में सबकी इतनी इतनी आएगी, 1 के लिए इतनी, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। अब अपन ने देखा कि भाई सेंट्रल मेटल आयन हमारे पास है जिसका कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 वाला कौन सा होता है मेटल बताओ, कौन सा मेटल होता है जिसका कॉन्फ़िगरेशन D7 होता है, कोबाल्ट। अपन कर चुके बच्चों एग्जाम्पल, CO अभी भी किया था, वो देखो उधर लिखा हुआ भी है, 27 ही लिखा हुआ है उसका, बात समझ गए। 27 का मतलब D में 7, अभी तक अपन S भर के आते हैं, D में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 21 से, तो आप ये समझ सकते हो 21 वाला जो एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन D में गया होगा, तो 22 में 2 गए होंगे, 23 में 3 गए होंगे, तो नंबर क्या होता है अपना कॉमन रहता है। अगर 27 उसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ठीक है, ये 3D के अंदर, बात समझ गए। अब देख के पता चल रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, इसका मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितनी होगी, 3.87। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप मुझे बताइए अब क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स ऑफ CN लिगेंड, complex of CN ligand are usually क्वेश्चन है बच्चों नोट कर लेना, complex of CN ligand are usually ऑप्शन A हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बोथ A and C, सॉरी A and B, या D है नन ऑफ अबव। बी और सी, अपन ने क्या बोला, CN लिगेंड के जो आपके बनेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो यूजुअली कैसा होगा, लो स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा, दोनों होंगे या दोनों में से कोई भी नहीं होगा। वैसे तो बी होना चाहिए, लेकिन बी होगा बच्चों, क्योंकि CN मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से कॉम्प्लेक्स बनाता है, लो स्पिन बनाता है। हाई स्पिन वालों को लो स्पिन कब बनता है ध्यान रखना, वो आपको दिमाग में रिलेट करना पड़ेगा। CN मतलब अपने कहा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर देता है। जब इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करता है तो स्पिन हमें कैसा मिलता है, लो वाला, क्योंकि D वाले ऑर्बिटल को ले लेते हैं हम लोग, तो लो स्पिन। स्ट्रॉन्ग से लो स्पिन, और क्या वीक वाले से हाई स्पिन। जिंक के साथ हुआ तो मैं हाई स्पीड, अपन ने क्या लिखा, क्वेश्चन क्या लिखा, यूजुअली मतलब जनरली जो बनाता है, कुछ केसेस अलग अलग है बच्चों। जनरली जो हम लोगों ने बात करी कि अगर CN कॉम्प्लेक्स देते हैं तो अपन को सिर्फ इतना कहना पड़ेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास, आप देखोगे कि CN बताओगे, CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है वो कौन से कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो लो स्पिन बनाता है। अलग केस अगर आ जाते हैं, एक्सेप्शन बोल सकते हैं अपन, अलग केसेस बोल सकते हैं, जैसे जिंक और ये, जहां पे इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करने की प्रॉपर्टी है ही नहीं, तब क्या होगा, वो S और P की वजह से हाई स्पिन बनेगा। बात समझ गए, क्वेश्चन समझना कैसे यूजुअली लिखा हुआ था वो, है ना। और अगर ये कहता है इन ऑल कंडीशन, तब अपन कहते दोनों बनाता है, किसी में हाई भी बनाता है और लो भी बनाता है, अपना क्वेश्चन आंसर अपना बदल जाता। जब अपन कहते हैं इन ऑल कंडीशन कि CN जो है वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो वो दोनों बनाएगा, वो हाई भी बनाता है, वो लो भी बनाता है। लेकिन अपन कहते हैं यूजुअली जनरली वो कैसे बनाता है, तो जनरली अपन कहेंगे कि भैया स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब इसमें से आप पहचानो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है बच्चों। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रही हूँ आपके पास, आप मुझे पहचान के बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताना है इसका।
मतलब आपको बनाना पड़ेगा इसको, आप खुद क्रॉस चेक करके बताओगे कि कौन सा वाला लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। आयरन का अपन देखते हैं 26, 27, 25, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हो इसमें डी में अच्छी खासी जगह है ना, डी के ऑर्बिटल के अंदर अच्छी खासी जगह है। अपन क्या कहते हैं, डी ऑर्बिटल कब काम नहीं आता, जब डी ऑर्बिटल भरा हुआ होता है। 28, 29, 30 वाले के अंदर हमने एग्जाम्पल्स के साथ देखा, जैसे निकल, जैसे जिंक, है ना। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों की, अपन को पता है कि इनमें अच्छी खासी जगह है डी ऑर्बिटल में, खाली होकर शिफ्ट हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं, लो स्पिन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई वाला क्यों नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि अगर अपन बात करते हैं लिगेंड की, तो तीनों लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बात समझे। कार्बन वाला बताया था मैंने, कार्बन के बाद नाइट्रोजन वाला, हमने कहा था लो स्पिन वाले कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड की बात की थी, तो हमने कहा था जो हाईली नेगेटिव होगा वो वीक फील्ड होगा। अब अपन बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, क्योंकि कार्बन के बाद नाइट्रोजन अपन ने देख लिया था लेफ्ट टू राइट चलते, तो किस तरह से इसकी स्ट्रॉन्ग या वीक प्रॉपर्टी कैसे आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कह दिया 26, 27, 25, इसका मतलब डी ऑर्बिटल में जगह है, मतलब वो पेयर होने के बाद भी एक या दो ऑर्बिटल खाली हो सकते हैं। बात समझ गए। जब एक या दो ऑर्बिटल खाली हो सकते हैं और हमें पता है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकल के आएगी कुछ ना कुछ। अगर हम कैलकुलेट करें बच्चों, तो कैलकुलेट करके मुझे बताओ आयरन की कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये है -6, है ना, तो इसका मतलब ये कितना होगा आयरन, +3, ठीक है। अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, NO2 क्या था, न्यूट्रल था, न्यूट्रल था या फिर नेगेटिव लिगेंड था, कैलकुलेट बताओ, देख के बताओ मुझे। NO2 कंपाउंड जो था बच्चों वो न्यूट्रल लिगेंड था या फिर -1 चार्ज होता है उसमें, लिखा हुआ है, नहीं देख के बताओ, ये वाला नहीं है, ये वाली चीज नहीं है वो, ये अपना स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड थे, उस पे चार्ज बना हुआ है ना उस पे, लेकिन NO2-, तो देख के बताओ NO जो था, NO2 था वो क्या है, कैसा लिगेंड है, वो वीक है, सॉरी न्यूट्रल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव लिगेंड है, उस टेबल के अंदर है, आप लोग देखो और बताओ मुझे। नोट सी NO2 क्या था, NO2 पॉजिटिव है, NO2 प्लस, NO2 प्लस है वो, इसमें भी नहीं लिखा है ना, उसमें न्यूट्रल है। नहीं दे रखा, इसके ऊपर -1 का चार्ज होगा, इसका मतलब -6 हो जाएगा, -3, ये +3 आ जाएगा कोबाल्ट पे। मैग्नीज पे साइनाइड वही -1, ये भी +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक है। 3 कैसे निकलेंगे, अगर अपन आयरन की बात करें तो आयरन में अपन को पता है 26 है, यहाँ पे समझ लो इसको, 1 2 3 4 5 और ये 6, और 2 S के निकल जाएंगे, 2 + 1 3, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके का आ जाएगा, ये शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ चला जाए, तो भी अपन को 2 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपन कोबाल्ट वाले पे, 27 है, 27 में से 3 निकल गए, अपने पास वही वाली कंडीशन आ गई, वो उधर है, ठीक है, वो भी 2 खाली हो सकते हैं। मैग्नीज की बात करते हैं, 25 है, अगर +3 होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 तो वहाँ से निकल जाएंगे, 1 यहाँ से निकलेगा, फिर वो 4 वाली आ गई कंडीशन, 4 पड़े इलेक्ट्रॉन तो 2 शिफ्ट हो जाएंगे, फिर वापस से अपने पास खाली हो गया, तो मतलब ये लो स्पिन इसके अंदर कंडीशन हो सकती है। ये आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, ये तो अपन ने देख के बता दिया, चलो समझ लिया अपन ने कि हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बना के देखना पड़े कि ये है कि नहीं होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए, देख के भी समझ में आ जाता है। लो फील्ड लिगेंड होंगे, लो फील्ड कॉम्प्लेक्स होंगे सारे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन, एक और क्वेश्चन बताओ, एक ये देखो, अब आप मुझे बताओ, एक तो ये सिल्वर और अमोनिया का एक ये कॉम्प्लेक्स, सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47, है ना, और जिंक का अपन ने देखा ही था 30, ठीक है। कौन सा इसमें से, एक तो आपका सिल्वर वाला कंपाउंड हो गया,
और एक और दे रही हूँ, इनमें स्ट्रक्चर देखकर बताओ कि कौन सा वाला स्ट्रक्चर कौन सा बनाएगा। ठीक है, इनका आपको क्या करना है, आपको कंपाउंड बताना है एक तो, और दूसरी चीज बनाने की ये कौन सी तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब ज्योमेट्री इनकी क्या रहेगी बच्चों, वो बताना है। 2 क्वेश्चन लिखे अपन ने, AgNH3 ठीक है, और प्लेटिनम का कितना बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट, वो एटॉमिक नंबर। आपको 2 कॉम्प्लेक्स दिए ना मैंने, आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन बताती हूँ, आपको इन दोनों के अंदर पहचानना है कि दोनों जो है, दोनों का स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री क्या होगी वो देख के बताइए। आपको कुछ नहीं कैलकुलेट करना, आपको सीधा देख के बताना है कि ज्योमेट्री इनकी क्या रहेगी, बताइए। 47 और 78 ज्योमेट्री का मतलब समझे, शेप बताना है, शेप कैसा होगा, जो शेप अपन कह रहे थे ना ये वाला, देखो और बताओ कि शेप क्या रहेंगे इन दोनों के। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, क्या पूछा, 2 आपको स्ट्रक्चर दे दिए, आपको पूछा गया कि इन दोनों का शेप क्या होगा। शेप मतलब क्या समझे, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, लीनियर या ट्राइगोनल, बाय पिरामिडल। तो आपको स्ट्रक्चर बताने इनके, शेप बताने, शेप क्या होंगे, सिर्फ आपको देखना है और आंसर बताना है शेप क्या होगा इसका, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है इसके अंदर, क्या होगा शेप। हाँ, फर्स्ट का लीनियर और सेकंड वाले का कैसे, ये आपका मेटल है, 2 लिगेंड से जुड़े हुए अमोनिया के, क्या स्ट्रक्चर हो गया, लीनियर। इस वाले का प्लेटिनम से 6 जुड़े हुए, 6 होने के बाद क्या स्ट्रक्चर होता है अपना, बताओ। हमें चार्ज थोड़ा देखना है, हमें शेप बताना है, चार्ज की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दो, आपको 2 कंपाउंड दे दिए और आपको सिर्फ ये पूछा गया कि भाई इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर बताना है, बताओ स्ट्रक्चर क्या होगा। पहला वाला सही बताया, लीनियर है, दोनों स्ट्रक्चर उसमें उस तरीके से, एक मेटल से 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं, अब ये मेटल से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा, 6 जुड़ते हैं तो। आप लोगों ने पहला वाला वीडियो देखा था, उसमें अपन ने डिस्कस किया था, अगर एक होता है तो क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है, एक भी लीनियर, 1 और 2 से लीनियर होगा, 3 वाले में अपन ने क्या बोला था, ट्राइगोनल होता है, ठीक है, 4 वाले में अपन ने बोला टेट्राहेड्रल होता है या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा, 5 में अपन ने बोला था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा या स्क्वायर पिरामिडल होगा। बच्चों स्ट्रक्चर देखना, जब 5 आते हैं ना, मेटल के साथ 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं, मेटल से 5 लिगेंड जुड़ते हैं तो स्ट्रक्चर क्या बनता है, या तो ट्राइगोनल और बाय पिरामिडल, मतलब 1 2 3 4 5, बीच में मेटल, 5 जन ऐसे जुड़ सकते हैं, या फिर कैसे जुड़ सकते हैं, मेटल यहाँ पे है 1 2 3 4 और फिर ऊपर ले लो 1, ये लिगेंड यहाँ, ये हो गए 5 लिगेंड। जब 6 आ जाते हैं तो 6 कैसे जुड़ते हैं, स्क्वायर और बाय पिरामिडल, स्क्वायर और पिरामिडल बाय पिरामिडल बोलते हैं, ठीक है, उसको हम स्क्वायर बाय पिरामिडल को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है, सुना है नाम ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे जब 6 आ जाते हैं लिगेंड तो आपको ध्यान रखना है 6 लिगेंड का मतलब आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, शेप क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। जब मेटल के साथ 6 लिगेंड जोड़ेंगे तब M के साथ लिख सकते हो, M के साथ 6L, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तब आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ये स्ट्रक्चर बेस्ड होता है बच्चों। इसको मैं ना एक टेबल बना लो, मैं टेबल बता देती हूँ आप लोगों को, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा विद एग्जांपल्स। ये जो अपन स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे ना, कैसा क्वेश्चन आया, तो अपन एक बार स्ट्रक्चर और अच्छे से देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्या निकलेगा इसका। अब यहां देखना, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, CO.NO का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों अगर आपका 2 होता है, 1 तो होता नहीं, लेकिन हमेशा 1 से ज्यादा ही रहेंगे मेटल से जुड़े हुए। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है SP होगा, PBT के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो SP आएगा।
sp आने के बाद आपका शेप जो बनेगा बच्चों वो लीनियर बनेगा। ये रहा मेटल, मेटल से 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बता रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी को बता रहा है। और सेकेंडरी वैलेंसी फुलफिल किससे होती है बच्चों? 2 से होती है, वो सॉरी लिगेंड से होती है। तो मतलब ये नंबर किसका रहेगा? लिगेंड का रहेगा। या कोऑर्डिनेशन नंबर लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो लिगेंड कितने अटैच होंगे, लिगेंड का नंबर है ये। बात समझ गए? उसके बाद हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ये आपका ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया शेप या ज्योमेट्री लिख सकते हो आप। इसकी ज्योमेट्री या इसका शेप जो होगा वो बच्चों कैसे होगी वो। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं कुछ, ताकि हम लोगों को क्लियर रहे, है ना। एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, वो आप नोट कर लेना। जैसे लीनियर की बात कर ली हमने, लीनियर अभी अभी हम लोग एक स्ट्रक्चर देख के आए, किसका? सिल्वर का देखा था बच्चों, हाँ कि नहीं? ये सिल्वर वाला देखा था हमने, ये हो गया। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होंगे इसका मतलब क्या हो गया? sp2। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन आप स्ट्रक्चर जो बनेगा बच्चों कैसा बनेगा? मेटल के साथ ये प्यूम, मेटल के साथ ये लिगेंड जुड़े हुए हैं। ये मैंने शॉर्ट में बनाया बहुत छोटा सा, ये आप ऐसे देख के समझ लो। बीच में सेंटर में हमेशा मेटल रहेगा। अपन को पता है यहाँ पे लिगेंड और मेटल के स्ट्रक्चर में हमेशा सेंटर में मेटल होता है, जिसके चारों तरफ लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। 3 है तो 3 इस तरह से जुड़ेंगे, जो कि स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं? ये ज्योमेट्रिकल शेप क्या बोलते हैं अपन इसको? ट्राइगोनल बोल सकते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर या प्लेनर ट्राइगोनल हो सकता है, ये प्लेन है ना। जैसे ये होता है इसका HgI3 का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल ये हो गया। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, पर अपन अभी ये वाले ले रहे हैं जो आप लोग देख सकते हो। 4 अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब लिगेंड अगर 4 जुड़ते हैं तो क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 होते ही बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेट्राहेड्रल बनेगा, ठीक है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर 3D होता है। 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये पिरामिड होता है ना, नीचे से 3 कोने और ऊपर एक और पिरामिड। पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होता है वो अपन बोलते हैं इसको, पता है ना इसका? टेट्राहेड्रल का, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो? टेट्राहेड्रल। ये कॉर्नर पे जो है वो लिगेंड है, वो समझ जाओगे आप। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें जो आते हैं बच्चों ये कौन कौन से आते हैं? जैसे कॉपर का क्लोराइड CuCl4, बहुत सारे ऐसे हैं जो इसके अंदर ही कंपाउंड आते हैं। Ni का देखा था अपन ने, निकल का। एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे दे रखे होंगे। जब क्या होंगे, मोस्टली आप एग्जाम्पल को कैसे समझोगे? ये देखो, जब आपके पास 4 लिगेंड जुड़े हुए हों, ऐसे कोई कंपाउंड जिनके पास 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास क्या होता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर अपना 4 ही रहता है। जब 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं तो 2 कंडीशन आती है। एक तो अपना क्या बनता है? टेट्राहेड्रल। एक अपना बनता है बच्चों स्क्वायर प्लेनर। पर स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में अंतर क्या है वो समझ जाना, वो आप बना के देख पाओगे। बात समझे? sp3 आ रहा है मतलब एक s और 3 p, वो हमने देख ली 2-3 कंडीशन। उन सब में क्या हो रहा था? उसमें क्या हो रहा था? d काम में नहीं आ रहा था। तब आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। जब आपका d काम में आ गया बच्चों, dsp2 देखा था अपन ने, एक d में, एक s में और 2 p में, तो dsp2 भी तो 4 को बता रहा है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर को बता रहा है। तो तब आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? स्क्वायर प्लेनर बनेगा। जब मेटल के साथ लिगेंड समान दूरी पर होंगे, सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होंगे। बात समझ गए? स्क्वायर बनाते ना अपन, प्लेन स्क्वायर। ये शायद टेढ़ा मेढ़ा बन गया मेरा, आप लोग सही कर लेना इसको। स्क्वायर प्लेनर आप बनाओगे। स्क्वायर बना के फिर आपने क्या बताया? मेटल सेंटर में और लिगेंड इसके चारों तरफ जुड़े हुए, तो ये आपका स्ट्रक्चर कहलाता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, जिसके एग्जाम्पल हो गया PdCl4। मोस्टली एग्जाम्पल जो आता है वो ये वाला ही आता है काम में। Pd का आ जाता है, Pt का आता है प्लेटिनम का, प्लेडिनम का। ये 2-3 होते हैं स्ट्रक्चर, ये जो उसके स्ट्रक्चर होंगे बच्चों कॉमन होते हैं। निकेल का साइनाइड के साथ अभी अपन ने देखा था, अगर आपको याद हो तो, NiCN4 याद है? अभी अपन ये स्ट्रक्चर बना के आए थे, तब अपन ने कहा भी था कि स्क्वायर स्ट्रक्चर जो बनेगा वो DsP2 की वजह से बनेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपन, 2-3 और बच गए, बस 4-4 पे हो गए। 5 होंगे तो क्या होगा? मैं इधर लिख नहीं रही हूँ, आप समझ जाना। अगर 5 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तब आपके पास क्या बनेगा? sp3 तो हो ही चुके 4 की वजह से। अब आगे क्या आ जाएगा? sp3d।
ठीक है, 2 हो सकती है बच्चों, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो, या तो sp3d या फिर dsp3, 2 हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में स्ट्रक्चर जो बनेगा बच्चों सेम ही बनेगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। मेटल आपका ये रहा, ठीक है, उसके बाद ये 3, एक ऊपर एक नीचे, बस ये देख लो यहाँ पे, ये इसको क्या बोलोगे, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगा ये चीज। ठीक है, ये देखो ऊपर और ये देखो नीचे, हो गए ट्राइगोनल बायपिरामिडल। इसका एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, आयरन का CO5 के साथ। ठीक है, ये हो गया। 6 में अब बात करते हैं तो अपन ने क्या बोला था, जब टेट्राहेड्रल आ जाता है क्या होगा, sp3d2 और d2sp3, लो स्पिन हाई स्पिन वालों की बात है ये, sp3d2 और d2sp3 हो जाएगा बच्चों। और ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ये देख लो, मेटल है, चारों तरफ लिगेंड जुड़े हुए हैं और ऊपर नीचे भी जुड़े हुए हैं, ये देखो ऊपर नीचे दिख रहा है, ये कैसे बनाया मैंने। ठीक है, ये हो गए 6 लिगेंड, यूं और यूं। ठीक है, और ये प्लेन आपको पता है, प्लेन सेम प्लेन में नहीं होते, ऊपर नीचे प्लेन में होते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ निकला हुआ। ठीक है, एग्जांपल नोट कर लो इसका, FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड वाला। और आपके एग्जांपल्स जो हैं बच्चों आपके नोट्स में दे रखे हैं, वो आप लोग आराम से देख लेना। FeCN6 पे 3- का चार्ज। तो आज अपन ने खत्म कर लिया बच्चों VBT क्या होता है, VBT से रिलेटेड एग्जाम्पल देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग देखेंगे किसके बारे में, CFT के बारे में। थैंक यू क्लास।